बच्चों, जय हिंद। बच्चों, हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में देख रहे थे और हमने HIV कर लिया था, HIV एड्स कर लिया था। अब हम लोग बच्चों आज कैंसर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है 8.4 आपकी क्लास 12 टर्म 2 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो उसमें हम लोग अब देखेंगे कैंसर। अगर कैंसर की बात की जाए तो कैंसर को समझने से पहले 2 या 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली हमें समझना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। देखो, ह्यूमन बीइंग के सबसे मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है। ड्रेडेड डिजीज़ का मतलब होता है बहुत भयंकर रोगों में से एक। ठीक है, जिसकी वजह से विश्व भर में काफ़ी ज़्यादा डेथ हो जाती हैं। ठीक है, तो मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। तो कैंसर क्या है? एक बहुत खतरनाक बीमारी है। हर वर्ष मिलियन से भी अधिक, 1 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीय इसके द्वारा अफेक्टेड होते हैं, इसके द्वारा संक्रमित होते हैं और बड़ी संख्या में मर जाते हैं। तो इसलिए जो कैंसर है वो बहुत ड्रेडेड डिजीज़ है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म को समझें या इसके डेवलपमेंट को समझें अगर आप, तो उसके डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पर फोकस करना होगा। जैसे कि कैंसर के डेवलपमेंट का मैकेनिज्म अगर देखें तो सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब सेल, ठीक है, सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो ऑन्कोजेनिक का मतलब ही होता है कैंसर, और कैंसर की स्टडी को भी ऑन्कोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर की स्टडी। ठीक है, तो जब भी कोई सेल ऑन्कोजेनिक सेल में ट्रांसफर हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि उस बंदे को कैंसर हो गया है। तो इसका ट्रीटमेंट, कंट्रोल है ना, तो और इसकी जो मेडिसिन है इस पर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। तो इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च है, मोस्टली अभी इस पर काम चल ही रहा है। अगर हम अपनी बॉडी में देखें, हमारी बॉडी में जो सेल की ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है। जो सेल ग्रोथ होती है वो हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड वे में होती है। ठीक है, और कैंसर सेल्स में ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म टूट जाती है। जब भी कैंसर सेल होती है तो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या हो जाती है, इसमें एक ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आप कहेंगे ब्रेक डाउन मतलब, नॉर्मल सेल्स में कांटेक्ट इनहिबिटेशन की प्रॉपर्टी होती है। जो भी नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें कांटेक्ट इनहिबिटेशन की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कांटेक्ट इनहिबिटेशन का मतलब क्या होता है? ये सेल्स एक दूसरे से कुछ इस तरह से जुड़ी होती हैं, ऐसे। तो क्या होता है, इस सेल, अगर कोई भी सेल ज़्यादा फैलने की कोशिश करेगी तो दूसरी सेल उसको रोक देगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। और इस गुण के कारण ही, इसी प्रॉपर्टी के कारण ही सेल से उसका कांटेक्ट और दूसरी सेल भी उसकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोके रखती है। लेकिन जब सेल कैंसरस हो जाती है, ऑन्कोलॉजिकल सेल में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ये जो कांटेक्ट इनहिबिटेशन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये समाप्त हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। और जब ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कैंसर सेल डिवाइड होना शुरू कर देती हैं। जब वो कैंसर सेल डिवाइड होने लगती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कुछ इस तरह से उनमें डिवीज़न क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो ये डिवाइड होना जारी रखती हैं और सेल का एक मास बन जाती हैं, मास ऑफ द सेल्स। और ये अपना डिवाइड होकर अपना एरिया भी बढ़ाती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती है उसे हम लोग कहते हैं ट्यूमर्स। ठीक है, तो कंटिन्यूस डिवाइड हो लगती हैं, ठीक है, और मास ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इस प्रकार के कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं ट्यूमर्स। अब ये जो ट्यूमर्स हैं बच्चों, ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। एक होता है बेनिग्न और एक होता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर्स 2 प्रकार के होते हैं, बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो बेनिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ये जो नॉर्मली ये नॉर्मली अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये नॉर्मली अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहते हैं बच्चों, और ये बॉडी के दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होते, मतलब फैलते नहीं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ऐसे ट्यूमर्स लेस डैमेज पहुंचाते हैं। ऐसे ट्यूमर्स की वजह से ज़्यादा हमारी बॉडी में डैमेज नहीं होता है, इनकी प्रॉपर्टी लेस डैमेज वाली होती है।
ठीक है, तो कॉज लिटिल डैमेज। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखा जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर को, ठीक है, तो ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मास है। ये क्या है? ये प्रोलिफरेटिंग सेल्स का मास है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियोप्लास्टिक। ऐसी सेल्स को कहते हैं नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल कहते हैं। ऐसी सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती हैं, रैपिडली ग्रोथ करती हैं, ठीक है। अपने आसपास के नॉर्मल टिश्यूज पर ये इन्वेड मतलब आक्रमण करती हैं, उनको डैमेज कर देती हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ये सेल्स की एक्टिविटी ग्रो और डिवाइड करने की होती है। इन सेल्स की एक्टिविटी क्या होती है बच्चों? डिवाइड और ग्रो करने की होती है, ठीक है। जिससे वो क्या करती हैं? वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए नॉर्मल सेल से कंपटीशन करती हैं, क्योंकि सेल्स, दोनों प्रकार की सेल्स को चाहिए, नॉर्मल सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए और इन सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो वाइटल न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ पोषक तत्व चाहिए दोनों सेलों को। तो ये क्या करती हैं? ये नॉर्मल सेल्स का भी से कंपटीशन करती है और नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देती हैं और ये अपनी ग्रोथ करती जाती हैं, ठीक है। तो आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स का मतलब होता है नॉर्मल सेल्स को भूखा रख देती हैं, ठीक है। उनके हिस्से का भी खाना खा जाती हैं। जैसे आपकी क्लास में कुछ शैतान बच्चे नहीं होते थे छोटे छोटे में, अगर आप बच्चे छोटे रहे हों तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैलिग्नेंट टाइप के होते हैं नेचर में, है ना। वो दूसरे बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनका खाना खा लेते हैं, है ना। और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो उनसे डरते हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार के होते हैं। अब ये जो ट्यूमर से निकली सेल्स होती हैं, ये जो ट्यूमर से निकली हुई सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो ब्लड के द्वारा आगे बढ़ती हैं, ब्लड के द्वारा वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और ब्लड के थ्रू क्या करती हैं? दूर दराज तक पहुंचती हैं। ये जहां भी जाती हैं वहां नए ट्यूमर बनाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन कैंसर सेल्स का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है, ठीक है। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन कैंसर सेल्स का फैलना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। तो कभी भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस को याद रखना है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। मैलिग्नेंट और बेनिग्नेंट ट्यूमर को आपको याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना। अब आपको देखना है कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। जब नॉर्मल सेल्स को कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में बदलने वाले जो एजेंट होते हैं, नॉर्मल सेल्स को, ठीक है, कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में बदलने वाले जो एजेंट होते हैं, वो फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कारक होते हैं, ठीक है। तो ये एजेंट कैसे भी हो सकते हैं? फिजिकली भी हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें फिजिकल उनकी एजेंट्स की, तो फिजिकल जो एजेंट हैं वो आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, जैसे एक्स रेज, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, जैसे आप यूवी पढ़ेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। तो वहाँ पर उनको देखेंगे, जैसे यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। या ये सब क्या करते हैं? तो आयोनाइजेशन रेडिएशंस मतलब एक्स रेज, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट रेज, ये डीएनए को डैमेज करती हैं। ये क्या करती हैं? डीएनए को बच्चों ये डैमेज करेंगी। जब ये डीएनए को डैमेज करेंगी तो इससे क्या हो जाएगा? उससे सेल का नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, वो सेल अब नियोप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था नियोप्लास्टिक सेल में बदलने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं? कार्सिनोजेंस। और ये जो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यही क्या हो गया? यही कैंसरस हो गया। अब अगर केमिकल एजेंट्स की हम लोग बात करें, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अगर आप केमिकल कार्सिनोजेंस की बात करें तो केमिकल कार्सिनोजेंस देखें, जैसे टोबैको स्मोक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये केमिकल कार्सिनोजेंस लंग कैंसर का मेन कारण है, मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। तो जैसे हमने टोबैको लिया, तो टोबैको को आप स्मोक करते हो ना, टोबैको स्मोक में कुछ केमिकल कार्सिनोजन होते हैं। वो कार्सिनोजन क्या करते हैं? हमारे लंग्स में
में कैंसर क्रिएट करते हैं, मतलब लंग्स की नॉर्मल सेल्स को वो क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपको ये भी समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना है कुछ दूसरी चीजें। अब हम यहां पर समझेंगे बायोलॉजिकल कैंसर प्रोड्यूसन को। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, जैसे वायरसेस। वायरसेस भी क्या करते हैं, एक ये बायोलॉजिकल कैंसर कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, तो वायरसेस को देखेंगे तो ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं। उनमें जो जीन होते हैं वो वायरल ऑन्कोजेनिक कहलाते हैं। ऐसे जीन जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस में पाए जाते हैं, ऐसे जीन्स को वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। और वायरस वैसे ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सेल्स में कई जीन का भी हमको पता लगा है। तो नॉर्मल सेल्स में अगर कई जीन की हम बात करेंगे तो इन्हें हम लोग सेलुलर ऑन्कोजीन्स कहते हैं। सेलुलर ऑन्कोजीन्स, आप बुक में CONC लिखा होगा, तो CONC सियोंक को कहते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स। ठीक है, या इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, या इनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं। ठीक है, जब नॉर्मल सेल में, जब भी देखेंगे आप नॉर्मल सेल में क्या हो जाएगा, C1 एक्टिवेटेड हो जाता है, मतलब सेलुलर ऑन्कोजीन एक्टिवेटेड हो जाता है, तो सेल ऑन्कोजेनिक हो जाती है। तो सेल में क्या होता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। समझिए मेरी बात को। नॉर्मल सेल्स में हमने बात की, ऐसे जीन्स का पता लगा है जिनकी वजह से सेलुलर ऑन्कोजीन्स या प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं ऐसे जीन्स को। ये क्या करते हैं, नॉर्मल सेल में जब भी सेलुलर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट होंगे, तो जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तो वो सेल का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, वो ऑन्कोजेनिक सेल में उसका कन्वर्जन होने लगेगा। बच्चों समझ में आया? अब देखिए, हमने 2-3 चीज़ें बात की। हमने कैंसर को समझा, हमने ट्यूमर्स को समझा, दोनों प्रकार के ट्यूमर्स देखे, वेनिगन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स पे हमने बात की, नियोप्लास्टिक सेल्स की बात की हमने, और कॉजेज ऑफ कैंसर की बात की। अब ये सब तो ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़ना है वो है कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस। अगर कैंसर का डिटेक्शन और डायग्नोसिस करना है तो कैंसर को शुरू में डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्ली स्टेज में आपने कैंसर का डिटेक्शन कर लिया तो समझ लीजिए आप उस बीमारी को बड़ी सक्सेसफुली ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, अब कई सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम इसको डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मैं बायोप्सी की बात करते हैं। बायोप्सी में क्या होता है कि जहां पर भी हमको लगता है कि सस्पेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, जहां पर भी हमें लगता है कोई सस्पेक्टेड टिश्यू लग रहा है, तो वहां से एक थिन पीस को स्टेन करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, एक थिन पीस को लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं बच्चों, बायोप्सी में उसको स्टेन करते हैं, और स्टेन करके माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, और तब पता लग जाता है कि वो जो टिश्यू है, ठीक है, वो किस टाइप का टिश्यूज है। ठीक है, दूसरा है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में क्या होता है कि बढ़े हुए सेल काउंट के लिए ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट करते हैं ल्यूकीमिया के केस में। जहां पर भी दिखता है कि यहां पर ये सेल मॉस बढ़ गया है, जहां पर भी आपको दिखे ल्यूकीमिया के केस में कि सेल काउंट वहां पर बढ़ गया, तो वहां पर ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट करेंगे। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है बायोप्सी के बारे में, मैंने आपको बताया कि बायोप्सी में क्या करते हैं, पीस लेते हैं, सस्पेक्टेड पीस को, ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको उसको कट करते हैं। कट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा उसका हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। ये हमने पहले भी बात कर ली थी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ टेक्निक्स हैं जैसे रेडियोग्राफी। अब अगर रेडियोग्राफी की बात करें, रेडियोग्राफी है या CT है, ठीक है, रेडियोग्राफी में एक्स रेज का यूज होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में। CT का फुल फॉर्म पूछा गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT स्कैन का फुल फॉर्म बताइए, कंप्यूटेड
टोमोग्राफी, एमआरआई का फुल फॉर्म पूछा गया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी में बेटा एक्सरे का यूज करके क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करेंगे तो वहां पर हम एक्सरे का यूज करेंगे और उसका यूज करके किसी ऑर्गन के इंटरनल पार्ट्स की 3 डायमेंशनल इमेज प्राप्त करेंगे, किसी भी इंटरनल ऑब्जेक्ट की या उस ऑर्गन की हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल इमेज मिलेगी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन में क्या मिलती है हमको, एक्सरे के थ्रू उस ऑर्गन की हमें इंटरनल पार्ट्स की एक 3D इमेज मिलती है, ठीक है। तो जब बेटा लिविंग टिश्यू में आप देखेंगे, लिविंग टिश्यू में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एकदम सही पता लगाना हो तो हम वहाँ पर फिर एमआरआई की सिफारिश करते हैं कि आप यहाँ पर एमआरआई कराएं, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे किसी, आप ऑन्कोजेनिक सर्जन के पास जाएंगे, कैंसर सर्जन के पास जाएंगे, तो वो देखेगा कि लिविंग टिश्यूज में पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, उसको पता लगाने के लिए वो एमआरआई का इस्तेमाल करेंगे। एमआरआई का फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, ठीक है, और नॉन आयोनाइजेशन की रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा एक्यूरेटली डिटेक्ट करते हैं पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस लिविंग टिश्यूज में कैसे हो रहे हैं, उसका पता लगता है। अब अगर एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं अब अगर आप एंटीबॉडीज की बात करें तो एंटीबॉडीज कुछ कैंसर्स का पता लगाने के लिए कैंसर स्पेसिफिक जो एंटीजेंस होते हैं उनकी अगेंस्ट एंटीबॉडीज का भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी बॉडी के अंदर कार्सिनोजन एंट्री मारेंगे तो उसके अगेंस्ट कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो वो एंटीबॉडी टेस्ट करके वहां पर ये भी देखते हैं क्या वो एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं। अगर वो बन रही है इसका मतलब चांसेस हैं कैंसर होने के, ठीक है। तो उसके बाद फिर अदर चीजें देखते हैं। तो इसके अलावा एक और तरीका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। बेटा अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को थोड़ा ध्यान से समझें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैंसर्स के लिए जो सेंसिटिव या क्या बोलते हैं, कैंसर के प्रति जो इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं उनमें जीन्स का पता लगाते हैं, और ऐसे जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेटा सहारा लेते हैं। अब ऐसे जीन को आइडेंटिफाई करना है जो किसी विशेष, क्या करना है हमें, ऐसे जीन को आइडेंटिफाई करना है जो किसी विशेष या कैंसर के लिए डिस्पोज करते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम जब ऐसे जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो किसी विशेष कैंसर के लिए डिस्पोज कर रहे हैं तो कैंसर के प्रिवेंशन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं, वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो ऐसे व्यक्तियों कुछ कार्सिनोजन से, ऐसे व्यक्तियों को कुछ कार्सिनोजन से, पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस मतलब कुछ कार्सिनोजन से जिनके लिए वो ससेप्टिबल्स हैं, जैसे लंग कैंसर में आप देखो टोबैको से बचने की सलाह दी जाती है कि भैया सुनो, लंग कैंसर के चांसेस आपको बढ़ रहे हैं, आप तंबाकू नहीं लेंगे। तो वहां पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमने समझा, कैंसर को समझा, हमने ट्यूमर्स को समझा, कॉजेस ऑफ कैंसर को समझा, हमने कैंसर डिटेक्शन के लिए बायोप्सी, ल्यूकीमिया में हमने देखा ब्लड और बोन मैरो टेस्ट होता है, रेडियोग्राफी में हमने सीटी स्कैन, एमआरआई की हमने बात की। उसके अलावा हमने लिविंग टिश्यूज में भी देखा कि कैसे एमआरआई हेल्पफुल होती है। हमने कुछ एंटीबॉडीज वाले टेस्ट भी किए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी हमने सहारा लिया। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। जब बच्चों आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट की हम लोग बात करेंगे जब, तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी जो बहुत ज़रूरी हैं। अब उनको समझने के लिए हमें क्या करना है, चलिए अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की अगर हम लोग बात करें और उनको हम लोग समझने की कोशिश करें तो कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाए। तो मोस्टली आप देखें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी रिकमेंड की जाती है, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी की बात करते हैं और इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि कैंसर के सिस्टम में ये 3 चीज़ों का हम लोग एक मिक्सर या कॉकटेल इस्तेमाल करा जाता है, देखा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं
रेडियोथेरेपी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, रेडियोथेरेपी, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो आपको याद रखना है रेडियोथेरेपी के लिए, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर दे रहा हूँ, रेडियोथेरेपी, ठीक है। इसमें ट्यूमर सेल्स को लीथली रेडिएट किया जाता है। ऐसी ट्यूमर सेल्स जो खतरनाक हैं तो उनको क्या करते हैं, लीथली क्या करते हैं, रेडिएट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ट्यूमर मास के पास वाले नॉर्मल टिश्यूज का बड़ा खास ध्यान रखा जाता है कि उनको थोड़ा बचाना है। जो सराउंडिंग टिश्यूज हैं जो ट्यूमर से जुड़े हुए हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, रेडियोथेरेपी में ट्यूमर सेल्स के लीथली उसको हम लोग रेडिएट करते हैं और ट्यूमर मास के पास वाले नॉर्मल टिश्यूज का यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब जो हमने बात की कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसरस सेल्स को मारने के लिए बहुत सारे कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, बहुत सारे कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कैंसरस सेल्स हैं उनको हम किल कर सकें, ठीक है। कुछ अब इनमें से कुछ पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। कई ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी जैसे आ जाते हैं, जैसे हेयर लॉस हो जाना, है ना, हेयर लॉस हो जाता है, आपको एनीमिया हो सकता है, और भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। मोस्टली कैंसर को सर्जरी, कॉम्बिनेशन सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन के द्वारा, इनके कॉकटेल के द्वारा ही ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर सेल्स का इम्यून सिस्टम द्वारा डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन, ट्यूमर सेल्स का ध्यान रखना, इम्यून सेल्स के द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कम हो जाता है। अब इम्यूनोथेरेपी, इनमें ऐसे सब्सटेंस, इम्यूनोथेरेपी की अगर बात करें तो इसमें कई ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिनसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर कहते हैं। जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, पूछा जाएगा अल्फा इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है, तो बोलना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। या पूछा जाए अल्फा इंटरफेरॉन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तब आप बता देंगे इसका इस्तेमाल इम्यूनोथेरेपी में किया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, ठीक है। तो अल्फा इंटरफेरॉन को अगर एक्टिवेट कर लिया तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में सहायता मिलेगी। अब बात करते हैं ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज की, ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज की समझते हैं। अब देखिए, सर्वे और स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है, आपकी पहली लाइन क्या कह रही है कि सर्वे और स्टैटिस्टिक्स से ये पता लगता है कि ड्रग और एल्कोहल का यूज मोस्टली यूथ में बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, मोस्टली यूथ में बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कह रहे हो तो, ठीक है, उसके बाद फिर शुरू करते हैं ड्रग और एल्कोहल एब्यूज का, ठीक है, चलिए।